द पीजेंट एंड द राज, क्लास 8 चैप्टर 3 हिस्ट्री का है ये। और इस पर हम लोग स्टडी करेंगे कि द एकेडमी क्लासेस। और मैं डॉक्टर आर सिन्हा। देखिए द पीजेंट्स एंड द राज, इस चैप्टर को इस चैप्टर का पहले इसका टाइटल समझा देते हैं। In this chapter, we will study that what was the condition of the Indian peasants during British Raj, या यूं कहें कि ब्रिटिश कॉलोनलिज्म, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, निवेशवाद के समय में भारतीय किसानों की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो किसानों की स्थिति को जानने के लिए जरूरी है कि टैक्सेशन वगैरह कैसे, किस प्रकार से था, क्या व्यवस्था की गई थी। सबसे पहली बात कि किसानों की परमानेंट सेटलमेंट जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के पीरियड में की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसी का दूसरा ट्रांसफॉर्म रूप जो था और रैयतवाड़ी सिस्टम, और तीसरा रूप महालवाड़ी सिस्टम था। महालवाड़ी सिस्टम मीन्स परमानेंट सेटलमेंट which was introduced by Lord Cornwallis and its transform version was Rayatwadi and Maharwadi. Rayatwadi system was mainly launched in Madras and Maharwadi Punjab और परमानेंट सेटलमेंट बॉम्बे, यूपी इन क्षेत्रों में लागू थी। यानी कि रैयतवाड़ी और महालवाड़ी ये परमानेंट सेटलमेंट का एक ट्रांसफॉर्म रूप था। और ये रैयतवाड़ी और महालवाड़ी मुनरो और जॉन सोर के द्वारा लागू किया गया था। ओके, फिर से एक बार समझते हैं। पीजेंट्स की कंडीशंस को पढ़ने के लिए जरूरी है कि टैक्सेशन वगैरह कैसे लागू किया गया। तो सबसे पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम बनाया, जिसका ट्रांसफॉर्म वर्जन मद्रास और पंजाब प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। मद्रास और पंजाब के प्रोविंस में लागू किया गया, जो मुनरो और जॉन सोर के द्वारा लागू किया गया, जो यहाँ के गवर्नर थे। दूसरी बात, इस परमानेंट सेटलमेंट थी क्या, इसको पहले समझना जरूरी है। तो परमानेंट सेटलमेंट में सबसे प्रमुख बात है कि टैक्सेस का डिटर्मिनेशन किया गया। ठीक है, यानी कि कितना टैक्सेस किस तरीके से ली जाएगी। यहाँ पर जो गांव के चीफ होते हैं, प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, उनको टैक्स वसूलने के लिए जिम्मेवार किया गया। ठीक है, यानी कि जो गांव चिफ्टेन और एक तरह से नेगोशिएशन वाज मेड बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द चिफ्टेन, द प्रधान ऑफ particular village, and the taxation, it was determined what will be the distribution of taxes between the East India Company and that chieftain। वो गांव की ओर से उस मुखिया से एक तरीके से सब समझौता हो जाता था कि कितना टैक्स उसे देना है। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी में रैयत का मतलब होता है पीजेंट। यहाँ पर डायरेक्टली पीजेंट ही कंपनी से निगोशिएशन होता था, यानी पीजेंट से कंपनी का निगोशिएशन होता था कितना टैक्स देना है। महाल बोलते हैं गांव के समूह को। ठीक है, जैसे आज के समय में कई गांव मिलकर के एक ग्राम पंचायत बनती है, या तो इस तरीके से कुछ गांव होते थे, उन गांव के एक समूह, एक कलेक्टिवली एक प्रधान होता था और उसके साथ ये ट्रीटी किया जाता था। सबसे बड़ी बात कि
लॉर्ड कॉर्नवालिस के इस पॉलिसी से क्या फायदा हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ डिटरमाइंड बिकेम टू गॉट अ फिक्स्ड रेवेन्यू, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश राज को इतना रेवेन्यू आएगा ये स्थिर हो गया। दूसरी चीज कि चाहे कोई भी कैलेमिटीज हो, फ्लड आ जाए, अकाल पड़ जाए या कुछ भी हो जाए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो उतना रेवेन्यू मिलेगा ही, ठीक है। इससे किसानों की स्थिति बहुत बुरी होने लगी। इसका जो हम लोग ये डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं, तो टू द पीजेंट्स द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ पीजेंट्स बिकेम टू स्टार्टेड, किसानों की स्थिति खराब होने लगी। लैंडलॉर्ड्स नाउ स्टार्टेड टू एक्सप्लॉइट द पीजेंट्स। जो प्रधान होता था, मुखिया होता था, लैंडलॉर्ड होता था, वो चूंकि बिकॉज he was responsible to collect the taxes and to pay to the company, British East India Company, that's why he started to exploit too much। अब और ज्यादा वो एक्सप्लॉइट करने लगा किसानों को। तो इससे क्या हुआ कि किसानों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश राज और लैंडलॉर्ड दोनों के द्वारा शोषण किया जाने लगा, है ना, जिसके चलते पीजेंट्स की स्थिति और मिजरेबल होने लगी और दयनीय होने लगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि हम देखेंगे कि फ्रेडरिक पोलाक ने जो लिखा है कि ब्रिटिश राज्य में किसानों की स्थिति क्या है, ठीक है, तो वो अत्यंत बुरी स्थिति में चले गए, किसानों की स्थिति होने लगी। तो परमानेंट सेटलमेंट, रेतवाड़ी, महालवाड़ी, ये रेवेन्यू का सिस्टम हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। इसके बाद दूसरी जो पॉलिसी आती है, वो है दूसरी जो प्लांटेशन कल्टीवेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश राज्य में जो किसान अनाज उगाते थे अपने खुद के लिए, ठीक है, और जो बचता था, किसानों की शैली में यही होती है, जो बचता था उससे वो अपने लाइफ की और चीजें जुटाने के लिए उस अनाज से एक्सचेंज कर लेते थे या सेल करके परचेज अपनी रिक्वायर्ड चीजें परचेज करते थे। लेकिन अब यहाँ क्या होता है कि ब्रिटिश राज्य में प्लांटेशन क्रॉपिंग की शुरुआत हुई, जैसे इंडिगो, जूट, कॉटन, ठीक है। तो इंडिगो, जूट, कॉटन, ओपियम, इन चीजों की बहुत ज्यादा उन लोगों ने खेती कराने शुरू की है इसमें, और कॉफी है। ये चीजें चूंकि या तो इन चीजों की इंग्लैंड में और अदर यूरोपियन कंट्रीज में डिमांड होती थी इसलिए होता था, या इसे वो दूसरे देश में बेचते थे और वहां से, ठीक है, जैसे टी को हम लेते हैं, तो टी श्रीलंका और इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनिज्म था, तो यहाँ से टी जाती थी और यूरोपियन देशों में जाती थी, चाइना में जाती थी, और चाइना से वो फिर ओपियम लेते थे। यानी कि कहीं ना कहीं ये प्लांटेशन क्रॉप अंग्रेजों के व्यापार को बढ़ाने के लिए, उनके ट्रेड को बढ़ाने के लिए इजी होता था। That's why during British period this plantation cultivation was emphasized, ठीक है। एंड और इसके चलते क्या हुआ कि जो क्रॉप्स होते हैं, धान, चावल, धान, गेहूं, ये सब जो फूड ग्रेन्स है, उनका ह्रास हुआ। तो पीजेंट्स की कंडीशंस और बुरी होने लगी, क्योंकि पीजेंट्स इनको उगाता था और ब्रिटिश कंपनी को बेच देता था। उसे मिलता क्या था? पहले बताया मैंने, परमानेंट सेटलमेंट में एक तो टैक्सेशन बहुत कम दिया जाता था, लगभग 90% वो बहालवाड़ी, रैयतवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट में लगभग 75 से 90% हिस्सा तो कंपनी ने ले लिया। तो 10% पीजेंट्स के सर्वाइवल के लायक भी नहीं बचता था, केवल 10% में उनको सर्वाइवल करना है, ठीक है। और जब फूड ग्रेन्स को भी हरास किया गया, ऑब्वियस सी बात है कि किसान ये
ये जब किसानों को फोर्स किया गया कि प्लांटेशन क्रॉपिंग करिए, ठीक है, और किसानों को मात्र 10% मिल रहा है, इसको किसान बेचेगा तो फूड ग्रेन्स खरीदेगा, और फूड ग्रेन्स जब खरीदेगा, ऑब्वियस सी बात है कि जब फूड ग्रेन्स खरीदेगा तो उसकी कंडीशन, यानी कि किसान खेत रहते हुए भी अनाज के लिए मोहताज होने लगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो यहाँ पर इंडिगो, जूट, कॉटन, ओपियम, टी और कॉफी जैसे प्लांटेशन के लिए किया गया, और इसके लिए किसानों को फोर्स किया गया, जिसके चलते हम देखते हैं कि इंडिगो मूवमेंट शुरुआत होती है, ठीक है। सबसे पहले ये दिगंबर और ये ट्राइब्स दो मिलते हैं, उनके द्वारा मिलता है, दो भाई, और फिर उसके बाद इसी इंडिगो मूवमेंट को 1917 में हम देखते हैं चंपारण, गांधी जी के कैरियर की जहां शुरुआत होती है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी के कैरियर की शुरुआत होती है बिहार के चंपारण जिले से, ठीक है। राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बुलाते हैं और चंपारण मूवमेंट में गांधी जी को सफलता मिलती है। तो यहाँ इंडिगो मूवमेंट होता है, और इसी तरीके से हम देखेंगे कि प्लांटेशन कल्टीवेशन को लेकर के, ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट में भी हम देखेंगे, तो चाहे वो ट्राइब्स क्यों ना हो, जैसे संथाल्स का रिवोल्ट होता है, और उसके बाद में संथालों का होता है, बिरसा मुंडा का होता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एक्ट के साथ साथ, ट्राइबल्स के लिए फॉरेस्ट एक्ट को भी किया गया था, तो फॉरेस्ट एक्ट के साथ साथ ये जो प्लांटेशन के लिए इनको फोर्स किया गया, ये भी पॉलिसी थी। और ये एक और बात कि पीजेंट्स का मूवमेंट ये हमें दिखाई देता है, और यही आगे चल करके पीजेंट्स मूवमेंट बाद में जो किसान आंदोलन के लिए जो संगठन बनते हैं, जैसे बिहार में बिहार किसान सभा शाहजहां सरस्वती के द्वारा बनाया जाता है, फिर जो कि अखिल भारतीय किसान सभा के बाद में अध्यक्ष बनते हैं बाबा रामचंद्र दास, उत्तर प्रदेश किसान सभा, ठीक है। तो इस तरीके से किसान आंदोलन होती है, और किसानों की मिजरेबल कंडीशन देश की आजाद होने तक 1947 तक बनी रहती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पूरी, ताकि चैनल सब्सक्राइब करिए, फेसबुक लाइव आता है आप उससे भी जुड़ा करिए, और जो लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन हम जूम पर भी सुविधा दे रहे हैं, जो लोग क्लासेस करना चाहते हैं वो कोचिंग में, हमारा कोचिंग भी चल रहा है यहाँ पर सासाराम गरक्षणी निशान निकेतन लाइब्रेरी के पास, वो आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको डिटेल्स में पूरी चीजें पढ़ाई जा सके, समझाई जा सके। थैंक यू।